Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you'll find work solutions to past papers by experienced teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other fellow Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today, it's May-June 2020. It's paper 4, variant 42. It's for 1 hour 15 minutes. There are total 10 questions with 80 marks and you have to answer all of them. Okay, so let's start with number 1. Figure 1.1 shows a speed time graph of a person on a journey. On this journey, he walks and then waits for a bus. He then travels by the bus, he gets off the bus and waits for 2 minutes, then walks again. His total journey is 74 minutes. ठीक है, तो हमें बताया हुआ है कि एक बंदा है, उसकी ये जर्नी है 74 मिनट्स की. पहले तो he walks by himself, then he takes a bus, then he walks by himself, and the graph that we're given here is the speed time graph. जब हमने लास्ट वेरिएंट किया था 41, उसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और इसमें भी मैं आपको इनिशियली ग्राफ के बारे में ये चीज़ें बता देती हूँ. एक ग्राफ है, ठीक है, उसका जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस. यहाँ पर हमारे पास है स्पीड, तो स्पीड अपॉन टाइम हमें क्या देता है? स्पीड अपॉन टाइम हमें देता है एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट एक्चुअली एक्सेलरेशन है. एक और चीज़, अगर हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, एरिया अंडर कर्व और ग्राफ, क्या हो रहा है अंडर कर्व और ग्राफ, हाँ अब समझ आ रहा है, ये होता है y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस. तो यहाँ पर हमारे पास है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो हमें दिया जा रहा है डिस्टेंस. ठीक है, ये हमारा होगा एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें कंफर्म है. अब अगर आपका ग्रेडियंट, समझो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर, जो आपकी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब है ही नहीं, तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा इस तरह. अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब आपकी एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना चेंज हो रही है, ठीक है, कोई भी ग्रेडियंट हो आपका, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा, या तो इस तरह या इस तरह. ठीक है, ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में वो आपको देखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है पॉजिटिवली, ठीक है, कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है पॉजिटिवली, तो वो होगा इस तरह से, इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, ये होगा इस तरीके से. ठीक है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिवली, आपका ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है नेगेटिवली, तो वो इस तरीके से होगा. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और फिर भी आई एम गिविंग दिस एज अ रिफ्रेश, जैसे कि अगर किसी और ने कोई और वेरिएंट नहीं पढ़ा है तो ये उसके लिए. ठीक है, फॉर द होल जर्नी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल. अब मैंने आपको ऊपर ही बताया डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ. उससे हमें क्या होता है, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय वाई एक्सिस, जो यहाँ पर है स्पीड टाइम, तो हमें निकल रहा है डिस्टेंस. तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, जो होगा हमारा डिस्टेंस. तो सबसे पहला वाला देखते हैं. यहाँ पर दिस इज़ ऑब्वियसली यहाँ पर 0 से 10 तक दिया हुआ है, तो बीच में यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20. ठीक है, ये है 5 मल्टीप्लाइड बाई 20. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 40 है और यहाँ 30 या 50 है, ऑब्वियसली बीच में होगा 20, तो यहाँ है 40 मल्टीप्लाइड बाई 20. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 5 से ऊपर एक है यहाँ पर, तो ये है 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, यह हमारे पास 10 है. यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली अगर कोई 50 और 60 के बीच में हमारे पास 5 डिफरेंट ब्लॉक्स है और वैल्यू 10 है, तो हर ब्लॉक 2 का होगा. ठीक है, तो विल हैव 2 4 6 8. ठीक है, सो इट्स 10 प्लस 8, और यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लॉक्स और हैं, सो प्लस 4, तो आंसर क्या बना 11. ठीक है, तो यहाँ पर होगा सॉरी नॉट 11, सॉरी 22, 62 मल्टीप्लाइड बाय 22, ये हमारी टोटल डिस्टेंस बनेगी. तो क्या था हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये हमारे पास है. अब आपको एक चीज़ देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम हमारे पास यहाँ पर मिनट्स में है और
स्पीड क्या है, किलोमीटर्स पर आवर। अगर हमारे पास स्पीड किलोमीटर्स पर आवर निकल रही है और हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकलेगी किलोमीटर्स में और टाइम हमें यूज़ करना है आवर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हर उसको जो है ना हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। 60 डिवाइड 60। अब अगर आप इसका टोटल आंसर निकलेंगे तो आपका निकलेगा 17.2 kilometers. Okay, please do not forget to write your unit. इसके मार्क्स होते हैं, कहाँ गई मैं, सॉरी। खैर, नेक्स्ट, द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं स्पीड पर, इस पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाली हुई है। अब टोटल टाइम क्या है हमारा, ऊपर हमें दिया हुआ है टाइम 74 मिनट्स, लेकिन हमें आवर्स में निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17.2 डिवाइडेड बाय 74/60। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो हो जाएगा 17.2 मल्टीप्लाइड बाय 60/74 और आंसर निकलेगा यहाँ पर हमारा 14 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच फीचर ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। ये हमने ऊपर ही बात की थी कि क्या एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ग्रेडियंट। वाई, बिकॉज ग्रेडियंट, इसके रीज़न क्या, रीज़न लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। समझ आ रही है सबको, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन एट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स देखते हैं, ये हमारे पास 40 मिनट्स है और यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट 0 है, ग्रेडियंट हिल ही नहीं रहा, 0 है। अगर ग्रेडियंट यूँ होता तो हम बोलते ग्रेडियंट कांस्टेंट है, अगर ग्रेडियंट यूँ होता तो हम बोलते ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ग्रेडियंट 0 है, समझ आ रही है आपको, मतलब। और ये भी आप बोल सकते हैं कि स्पीड एक ही है, स्पीड सिर्फ 40 है। अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो कोई चीज़ एक्सेलरेट कैसे करेगी, एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो 0। एंड इसका रीज़न क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड, या तो फिर हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ गया होगा होपफुली सबको। आई एम रिपीटिंग दिस, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, figure 2.1 shows a train. The total mass of the train and its passengers is 750,000 kgs. पहले हम मास का देख लेते हैं, ये हमें मास दिया हुआ है, ठीक है। The train is traveling at a speed of 84 meters per second. ये हमारा है u, initial speed. The driver applies the brakes and the train takes 80 seconds to slow down to a speed of 42 meters per second. ये हमारी final velocity और ये हमारा time. Calculate the impulse applied to the train as it slows down. अब इसके काफ़ी तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके एक्सप्लेन कर देती हूँ। या तो फिर इम्पल्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इक्वल्स इम्पल्स। अब आप इसके 2 चीज़ें कर सकते हैं, आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम से इम्पल्स निकाल सकते हैं, या तो फिर आप चेंज इन मोमेंटम से टाइम इम्पल्स निकाल सकते हैं। फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम, तो हमारे पास चेंज इन टाइम दिया हुआ है। फोर्स हम निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास भी है, VU भी है, T भी है, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन हम आसान तरीका लेंगे विच इज़ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किस तरीके से लिखते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम हम लिखते हैं मास इंटू V माइनस U, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मास विच इज़ 750 1 2 3 इंटू
अब आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पहले 84 लिख सकते हैं, पहले 42 भी लिख सकते हैं, ताकि आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली हम नेगेटिव में इम्पल्स तो नहीं देंगे, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. 84 माइनस 42. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब इसका आंसर निकालें. आंसर निकल रहा है 3.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन सेकेंड्स. ये हमारे इम्पल्स का यूनिट है. Calculate the average resultant force applied to the train as it slows down. अब हम resultant force निकालेंगे. किस तरीके से हम इम्पल्स को, ये देखें, ये हमारे पास है, इम्पल्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻7 अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, 80 सेकेंड्स है, राइट. तो ये बन जाएगा 3.9 इंटू 10⁵ न्यूटन्स. ठीक है. Suggest how the shape of the train helps it travel at high speeds. तो आप लिख सकते हैं दैट इट इज़ थिन, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर वर्ड है, स्ट्रीम लाइंड. पॉइंटी, आप ये भी लिख सकते हैं, पॉइंटी फ्रंट टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, स्पीड कम होती है, रोकता है एयर रेजिस्टेंस ट्रेन को. The train took 80 seconds to reduce the speed from 84 meters per second to 42 meters per second. Explain why with the same braking force the train takes more than 80 seconds to reduce the speed from 42 meters per second to 0. अब ये बोल क्या रहा है कि 84 मीटर्स से 42 मीटर्स, 42 मीटर्स 84 मीटर्स का आधा है, तो स्पीड आधी होने में पहले हमें 80 सेकेंड्स लगे, लेकिन स्पीड वापस इतनी ही कम होने में, जैसे यहाँ पर 42 मीटर्स पर सेकंड कम हुआ स्पीड, ठीक है, लेकिन अगर 42 मीटर्स पर सेकंड से वापस से 42 मीटर्स पर सेकंड स्पीड कम करनी है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी. ठीक है, या तो फिर ज़्यादा फोर्स लगेगी या ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज उतनी फोर्स में या उतने ही टाइम में ये स्पीड वापस से नहीं रुकेगा. क्यों? जैसे कि जैसे कम स्पीड होगी उसी तरीके से कम एयर रेजिस्टेंस होगी. एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, चीज़ों को रुकवाता है. अगर कम एयर रेजिस्टेंस है क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो वो स्पीड को और कम होने में कम हेल्प करेगा. फॉर 82 मीटर्स पर सेकेंड उस स्पीड पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 42 मीटर्स पर सेकेंड. अब 82 मीटर्स पर सेकेंड पर जितना एयर रेजिस्टेंस ने इसकी स्पीड कम कराई, उतनी कम वो 42 मीटर्स पर सेकेंड पर नहीं कर सकता. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा, एट स्लोअर स्पीड there is less air resistance, therefore more force needed. ठीक है, अब आप इस तरह नहीं लिख सकते जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, आपको फुल वर्ड्स में लिखना है, और मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. On a wet day, the train travels a greater distance before it stops at the same track. The train has the same speed of 82 meters per second before the brakes are applied. Suggest reason for this. मतलब कि यही है कि ट्रेन स्लिप क्यों कर रही है, मतलब ऑब्वियसली रेनी डे है तो ट्रेन स्लिप कर रही है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है उतने ही टाइम में, मतलब उसकी स्पीड और मुश्किल से रुक रही है. तो क्या हो रहा है, हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया तो वो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है बिटवीन ट्रेन एंड rails reduced. ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया. Let's move on to the next question, number 3. A solar panel receives energy from the sun at a rate of 5 kilovolts. तो हमारी पावर दे रहा है हमें 5 kilovolts. Thermal energy is transferred from the solar panel to the water with an efficiency of 20%. या तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 0.2. अगर एफिशिएंसी की बात आती है ना, फॉर एग्जांपल अगर एफिशिएंसी है 100% तो आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1. एफिशिएंसी है 30% तो आप करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 0.3. समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर एफिशिएंसी 20% तो हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 0.2. ठीक है. नेक्स्ट, cold water of mass 15 kg enters the solar panel every hour. The specific heat capacity of water is 42 joules kg degree Celsius. Calculate the temperature increase of the water. अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एनर्जी के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, पावर है हमारे पास,
ऑब्वियसली पावर के थ्रू हम एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। तो हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास मास है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास। तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, E=mc∆T। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, ∆T निकालना है ना, तो हम करेंगे E/mc। प्लीज़ E=mc² नहीं यूज़ करें कोई यहाँ पर। खैर, एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, एनर्जी होती है, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या है 5000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 आवर, सो होगा 60 × 60 बिकॉज हमें सेकेंड्स निकालना है। एफिशिएंसी है 0.2, उसके ऊपर हम लिखेंगे मास कितना है 15 kg, और सी कितना है हमारे पास 4200। ठीक है, इससे हमारा आंसर निकलेगा चेंज इन टेम्परेचर 57 डिग्रीज सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दिया, 5 भी अजीब सा लिख रहा है, वापस लिख देती हूँ 57 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस वाज 4 मार्क्स ऑब्वियसली बिकॉज आई नो कि यहाँ पर जो ये चीज़ है ये मुश्किल लगी हुई कुछ बच्चों को, वो ये भी भूल गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन one advantage and one disadvantage of heating the water in a solar panel compared with heating the water in a coal burning boiler। अब अगर हम सोलर पैनल के थ्रू पानी को गर्म कर रहे हैं या कोल के थ्रू गर्म कर रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। अब आपको पता है कि एक एडवांटेज यहाँ पर सोलर पैनल का ये होगा कि ये रिन्यूएबल है। क्यों, सन वो नेवर गो आउट, ये सन के थ्रू काम करता है, और वो कोल ऑब्वियसली इट्स अ फॉसिल फ्यूल, इट कैन रन आउट, योर रिसोर्सेज आर रनिंग आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये रिन्यूएबल है। सेकेंडली एक और चीज़ है, हैज़ नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको पता है कि जब कोल बर्निंग होती है उसमें से CO2 रिलीज होता है, या हमारे पास इस तरीके की चीज़ें हैं, ग्रीन हाउस बहुत इफेक्ट आता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से। हाउएवर हमारे पास सोलर पैनल्स में ये नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है सोलर पैनल्स का, इट इज़ अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। क्यों, इट्स अ मोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाउएवर वो आपको लॉन्ग रन में सस्ता पड़ता है, लेकिन इंस्टॉलेशन में इनिशियली वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अ कोल बर्निंग बॉयलर। ठीक है, नंबर 4, figure 4.1 shows a liquid and glass thermometer without a temperature scale. The liquid inside the thermometer has a melting point of -39 degrees Celsius। मतलब अगर -38 होगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा अंदर का लिक्विड। ठीक है, describe simple experiments to mark the positions of fixed points of this liquid in glass thermometer। तो ये तो सबको पता है कि अगर हम थर्मामीटर के पॉइंट बना रहे हैं तो हम पहले 2 पॉइंट्स बनाते हैं, एक 0 डिग्रीज़ का, एक 100 डिग्रीज़ का। उसके बीच में हम 100 डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं और उनको लेबल कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस लिक्विड वो भी परफेक्ट फिट बिकॉज वो -39 डिग्री सेल्सियस के बाद लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्लेस इन मेल्टिंग आइस। अब मेल्टिंग आइस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब आइस जो ना 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, लेकिन जब मेल्टिंग आइस पे लिखेंगे ना तो हमें पता है उस वक्त 0 डिग्रीज है क्योंकि वो उस वक्त सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लेस इन मेल्टिंग आइस व्हेन द बीट स्टॉप, व्हेन ऑब्वियसली जब आपका ये हिल रहा होगा, ये ऊपर नीचे आ रहा होगा, तो हम लिखेंगे व्हेन द बीट stops when the bead stops moving, label as 0 degrees Celsius। ठीक है, next, place in boiling water, steam, for when the bead stops moving, label as 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है हमारे पास
बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, हमें फिक्स पॉइंट्स का बताना है कि कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। इसका आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखना है, लेकिन पॉइंट नहीं है कोई। Okay, next question. A client is A client is measuring temperatures at South Pole. These temperatures have a minimum value of negative 90 degrees Celsius. State why the liquid used in this thermometer would not be suitable for the scientists. The liquid would obviously freeze because minus 38 पे आते ही वो freeze हो जाएगा, तो हम लिख देते liquid would freeze or bead or not move, ठीक है। Next, state a design that increases the sensitivity of the liquid in glass thermometer. Sensitivity मतलब कि हल्के से टेम्परेचर पे चेंज पे आपको बहुत बड़ा इफेक्ट नज़र आए, ठीक है, ताकि आप श्योर हो कि अच्छा टेम्परेचर इतना ही चेंज हो। तो इसके काफ़ी तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बता सकती हूँ। मेक ट्यूब ऑफ लिक्विड थिनर, इससे क्या होगा कि हर छोटे से टेम्परेचर चेंज हो आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। या तो आप ये भी कर सकते हैं, यूज़ अ लिक्विड, ठीक है, अब ये सिर्फ से यूज़ अ लिक्विड दैट एक्सपैंड्स मोर per unit change in temperature, ठीक है, मतलब हर टेम्परेचर चेंज में लिक्विड ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। इंक्रीज द रेंज ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, मतलब कि हमारे पास समझे 200 डिग्रीज का डिफरेंस हो, 0 से 200 डिग्रीज या 0 से 300 डिग्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हो हमारे थर्मोमीटर में। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मेक थर्मोमीटर लॉन्गर, ये तो हम ये कर सकते हैं, यूज़ अ लिक्विड दैट expands less per unit temperature change, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा रीडिंग्स आ सकेंगी एक ही थर्मोमीटर में। नेक्स्ट, state the property of liquid which ensures that the scale on the liquid and glass thermometer is linear. प्रॉपर्टी क्या होगी कि हमें पता है कि इतना हिल रहा है तो वो 1 डिग्री ही है, क्या पता कि 50 डिग्रीज के बाद वो हर डिग्री राइज टेम्परेचर में कम उसकी लिनियर इंक्रीज हो, फिर तो वो काम नहीं करेगा ना। तो उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, दैट द लिक्विड शुड expand linearly with temperature। ये लाइन तो आप याद कर लें, आपको बार बार काम आएगी, ठीक है। नंबर 5, figure 5.1 shows a crest of wave approaching a barrier where the wave is reflected, direction of travel of wave। On figure 5.1 draw 3 crests of the reflected wave। चलिए हमें रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है, पहले मैं आपको समझाती हूँ हो क्या रहा है। ये हमारी वेव आ रही है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको जो ना केयरफुली कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर रूलर यूज़ करूँगी मैं और इसको केयरफुली मैंने यहाँ कंटिन्यू कर, ठीक है। ये हमारी क्रेस्ट है, ये वेव आ रही है, ये वेव इस तरीके की है, समझ आ रही है कि सबको। ऊपर जो ना हमारे क्रेस्ट हैं, ये मैंने बहुत बुरा ड्रॉ किया, मैं वापस ड्रॉ कर लेती। मच बेटर, कोई बात नहीं। ये देखें, ये हमारे क्रेस्ट हैं जो ऊपर है और नीचे ट्रफ है। ये क्रेस्ट है और नीचे ट्रफ है। ट्रफ नज़र नहीं आ रहा हमें सिर्फ क्रेस्ट नज़र आ रही है, हमारी वेव आ रही है। अब हम इसकी रिफ्लेक्शन बना ली, मैंने लाइन कंटिन्यू कर ली है और यहाँ पर बीच में हमारे पास क्या आएगा, हमारा नॉर्मल आएगा यहाँ बीच में, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल है। फिर यहाँ से हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे ऑलमोस्ट उसी डिग्रीज पे जिस पे वो है। आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक आई बॉल इट, बट जब आप बनाएं ट्राई एंड यूज़ अ प्रोट्रैक्टर ताकि आपको ज़्यादा क्लीनर बने आपका। तो मैंने एस्टिमेट कर लिया कि ये 2 सेम हो, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि मैंने सेम बनाया, ये 2 सेम हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। जैसे हमें बोला गया कि हम 3 बनाएं, राइट।
तो आप देख लें कि समझे इस तरफ 3 सेंटीमीटर है और इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसी तरीके से फिर ये क्या हो गया, आप इसी तरीके से फिर बना सकते हैं कि दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो हमें 3 ही बनाना है, तो मैं 3 ही बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, इसके हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, द वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 36 centimeters and a speed of 1.2 meters per second. Calculate the frequency. अभी हमें पता है कि वेव के बारे में होगा, तो फिर यही होगा ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ निकालना है तो होगा v अपॉन लैम्डा। v क्या है हमारे पास 1.2 और लैम्डा क्या है हमारे पास 0.36। क्यों, ये सेंटीमीटर में, यहाँ पर हमारे पास स्पीड मीटर्स पर सेकंड में, तो हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी आ रही है 3.33 हर्ट्ज़। Remember to write your unit. Next, complete the following sentences. An echo is a name for a reflected sound wave. जब sound wave या ultrasound wave reflect करती है तो उसको हम बोलते हैं echo. The wave that forms an echo are a type of longitudinal waves. Longitudinal waves are made up of compressions and rarefactions. ठीक है. Okay, so we're done with half of our paper. अब अगर किसी को break लेना है, you can go ahead and then you can pause and then come back and join us. Okay, so number 6. Figure 6.1 shows an arrangement of glass prisms inside a box. The angles of the prisms are 45, 45 and 90. मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक perfectly right angled triangle है, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, प्रिज्म को हिट कर रही है, और ऑब्वियसली किसी तरीके से वो रे यहाँ से बाहर आएगी ताकि हमारी आई देख सके, एंड वी आर डूइंग दिस सो दैट वी कैन लुक अबव अ वॉल। ओके, सो दिस इज द डिवाइस यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिहाइंड अ वॉल। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट undergoes total internal reflection in the prisms. On figure 6.1, complete the path of the ray through the device and show the ray as it emerges from the box. ठीक है, हमें पता है कि रे में क्या हुआ है, total internal reflection हुई है, और फिर हमें दिखाना है कि when the ray comes out of it. So first I'm going to use my ruler here for it to hit the boundary. फिर यहाँ से इसकी reflection होगी and it's going to go straight down. ठीक है, and ये हो रहा है 90 degrees पे। ये हो रहा है 90 डिग्रीज पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ से 90 डिग्रीज पे ये मर्ज करेगा, ठीक है। ओके, एंड दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट, show that the reflective index of the glass with the critical angle of 45 degrees is 1.41. हमें पता है कि reflective index का formula क्या है, reflective index is equals to 1 upon sine of critical angle. तो क्या होगा, इसको हम n से डिनोट करते हैं, तो होगा 1 upon 45 sin 45 degrees, तो आंसर हमारे पास आएगा 1.41, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 7. A student makes a transformer that uses alternating current supply with an electromotive force of 12 volts, ठीक है, to induce an output potential difference of 2 volts. तो एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास AC करंट्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें 12 वोल्ट्स है, और आउटपुट हमारे पास करंट निकल रहा है हमारे पास आउटपुट करंट निकल रहा है ऑफ 2 volts, ठीक है। तो the figure is provided with 2 lengths of insulated wire. The student is provided with 2 lengths of insulated wire and a U-shaped piece of iron. तो अब उसको वो 2 lengths of insulated wire लेके क्या बनाना होगा, उसको बनाना होगा हमारे पास एक ट्रांसफार्मर। Complete and label figure 7.1 to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer. तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हमें बनाना है यूजिंग 2 वायर्स, ठीक है, और यहाँ पर हमें आयरन दिया है,
तो पहले हमें क्या पता है कि इनपुट में इनपुट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है और क्या है 12 वोल्ट्स। आउटपुट है हमारे पास, ऑब्वियसली एसी करंट ही होगा आउटपुट में भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हमें वो है 2 वोल्ट्स। तो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सिग्निफिकेंटली जो ना ये हमारे पास, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस हुई है तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला V1 नहीं क्या होता है सॉरी NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे वायर पे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा उसकी वोल्टेज होती है। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर हमारा इनपुट दिखाएंगे, ठीक है, ये हमारा इनपुट आ रहा है यहाँ से इनपुट। तो हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कितने वो बनाएं, आई वॉज थिंकिंग के आई मेक 6 here 2 3 I was supposed to make 6 but I obviously failed at that 4 5 चलो 6 बना लिया मैंने, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर ये हमारे पास है 12 वोल्ट्स, ठीक है। और हमारा आउटपुट फिर यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, आउटपुट निकलेगा 2 वोल्ट्स। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक, यहाँ पर एक और, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 वोल्ट्स, ठीक है। बल्कि सॉरी हाफ हो रहा है ना वोल्टेज, तो हम उसको भी वो करेंगे क्योंकि हमने 12 वोल्ट्स के आधे 6 रिंग्स बनाई है, तो यहाँ 2 वोल्ट्स का आधा हम यहाँ पर 1 रिंग बनाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तो आप इस फॉर्मूला से इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 लिखा, ठीक है, 6 लिखा और यहाँ पर आपने लिखा होगा 12, यहाँ पर आप लिखेंगे 2, यहाँ पर आपको 1 ही मिलेगा आई थिंक। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वोल्ट्स, ठीक है। ये हमें हमारा इनपुट, हम इनपुट आउटपुट भी लिख देते हैं, इनपुट और आउटपुट इन केस, क्योंकि हमें बोला हुआ आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं मार्किंग स्कीम में, बट आई वुड से आप दोनों लिखते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द आयन इन द ट्रांसफार्मर। अभी सबको पता होता है कि आयन एक्चुअली करता क्या है। वो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना ए पे, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको वो सेकेंडरी कॉइल में भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, हमें 2 चीज़ें लिखनी हैं क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट चीज़ लिखेंगे लिंक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ कॉइल्स, ठीक है। सेकंड चीज़ हम लिखेंगे लीड्स। ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारे सेकंड उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अगर आयरन नहीं होता और जो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली इसकी, वो इसको रीच तो कर रही होती लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। समझ आ रहा है आपको? तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी coil, secondary coil, ठीक है। If anybody wants to write, there's another one, it's called better, ये मैं तीसरा भी लिख देती हूँ, हमारे मार्किंग स्कीम में भी था। If anybody, किसी ने ये वाला सोचा है कि इंडक्शन बेटर होगी, better induction OWT। Next, the output of the transformer is connected to a lamp। हमें पता है कि आउटपुट में क्या है हमारे पास 2 volts, ठीक है, 2 volts। The current in this lamp is 2 milliamperes and 2 volts। The transformer is 100% efficient। Calculate the input current of the transformer। तो आउटपुट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है 100 milliamperes और 2 volts। इनपुट में हमारे पास 12 volts बताया, लेकिन हमें बताया नहीं कि करंट्स कितना है, करंट बोल रही हूँ सॉरी। तो क्या होगा हमारे पास, हमें पता है VP अपॉन VS इज इक्वल्स टू, या तो हम इस तरह, ये ज़्यादा आसान है, हम बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट की पावर इक्वल है, इनपुट प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर इज इक्वल्स। तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू IV, तो हम लिखेंगे I ऑफ प्राइमरी एंड I ऑफ प्राइमरी एंड वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू I ऑफ सेकेंडरी एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। तो ये किसका नहीं, हमारे पास प्राइमरी का I नहीं है,
लेकिन प्राइमरी के हमारे पास वोल्टेज है 12 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी का करंट है 0.1 एम्पियर्स, क्योंकि यहाँ पर 100 मिली एम्पियर्स लिखा है, तो अभी 100 इंटू 10⁻³ यहाँ मिली होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.1 आएगा, ठीक है। एंड इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट्स। अगर आपको फिर आप 12 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपको इनपुट का करंट मिलेगा यहाँ पर 0.017 एम्पियर्स, ठीक है। नेक्स्ट, another transformer is used in the school laboratory to step down a main supply. Step down, हमने ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस हो रहा था। सेकेंडरी या आउटपुट सर्किट का वोल्टेज प्राइमरी से कम था, ठीक है। इसका पोटेंशियल विद सप्लाई ऑफ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्टेज से इसने 12 वोल्टेज पे कर दिया, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर इज माउंटेड इन अ मेटल केस. State and explain an essential safety feature required for this arrangement. अब अगर ट्रांसफार्मर हमारा मेटल केस में है, ठीक है, और समझे अर्थ का वायर तो ऑब्वियसली यूज़ हो रहा है, बट समझे अगर अर्थ का वायर निकल गया, ठीक है, तो जो लाइव वायर है वो आकर हमारे मेटल केस पे लग जाएगा एंड एनीबडी दैट टचेस इट विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें मेटल पूरे केस को ही अर्थ कर देना है, जो मेटल केस है उस पर पूरे हम इंसुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो या तो मेटल जो अर्थ है जो मेटल केज है, या तो हम उस पर अर्थ का वायर एक और लगा दें, या तो फिर हम उसको पूरा इंसुलेट कर लें, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें लिख देती हूँ, मेटल केस अर्थ, ठीक है, इन केस वायर फॉल्स ऑफ, ठीक है। ये उसकी वायर हो रही है हमारे ट्रांसफार्मर पे जो अर्थ का वायर है, अगर वो गिर गया तो एटलीस्ट मेटल केस भी अर्थ हो, ठीक है। और दूसरा क्या था, और ये तो फिर ये भी हो सकता है कि इंसुलेशन ख़राब हो जाए, इंसुलेशन फेल हो जाए मेटल जो हमारा केस है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 8, a light emitting diode that emits light when there is current into it. तो हमारे पास डायोड का सबको सिंबल पता है, ठीक है। अब उसका डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, और ये सिर्फ तब चलता है जब ये फॉरवर्ड बेस्ड हो, मतलब कि यहाँ पर करंट पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, इस तरीके से अगर करंट आ रहा है तो ही डायोड हमारा काम करेगा। और अगर बात की जा रही है लाइट एमिटिंग डायोड का, तो उसका ऐसे होता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है, draw a circuit diagram showing an LED connected to it is lit in series with a battery and a fixed, अगर lit लिखा हुआ है ना, मतलब हमें पता है कि हमें इसको forward direction में लगाना है, in series with a battery and a fixed resistor, use a standard electrical symbols, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो हमारी बैटरी बनानी है, बैटरी लिखी हुई है, सेल नहीं लिखा हुआ, तो हम बैटरी बनाएंगे। This is a battery and this is a cell. I know a lot of people don't fixate on it, but I do care. ये हमारा positive terminal है, ये हमारा negative terminal है. It is connected to our light emitting diode, which is LED. ठीक है, यहाँ पर हमारे light emitting diode के emissions and a fixed resistor. ठीक है. The potential difference across the LED when lit is 3.1 volts, and the current in LED is 0.03 amperes. Calculate the resistance. अब हमें पता है V is equals to IR, R is equals to V upon I, ठीक है। तो R is equals to V upon I को अगर हम करेंगे तो हमारा वोल्टेज है 3.1 वॉल्ट्स और करंट है हमारा 0.03, तो हमारा आ रहा है 103 एम्पियर, 103 एम्पियर्स आ रहा है। आप वो भी लिख सकते हो या तो फिर आप राउंड ऑफ करके 100 एम्पियर्स लिख दो, मैं 103 एम्पियर्स 103 आ रहा है, नहीं सॉरी 100 ohms आ रहा है, तो नहीं कहा 103 आ गया, सॉरी। Figure 8.1 shows a power supply of EMF 10 volts connected in series with a lamp and a heater. The PD across lamp is 2.1 and the current in the lamp is 1.5. तो हमारे पास पावर सप्लाई है 10 volts की, आपको पता है कि ये सीरीज़ में है, सॉरी 10.5 volts, आपको पता है कि ये सीरीज़ में है, तो दोनों का वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन दोनों का
करंट सेम होगा, तो दोनों में 1.5 एम्पियर्स करंट आ रहा है, 1.5 एम्पियर्स। इसकी वोल्टेज मिल रही है इसको 2.1 वोल्ट्स, लेकिन इसकी वोल्टेज डिफरेंट होगी। इसकी वोल्टेज होगी क्या, वो बाद में निकालेंगे, क्यों निकाली मैंने तो पूछा भी नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अब हमें अगर हीटर जो ये रहा उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो हम रेजिस्टेंस किस तरीके से करेंगे, V/I। अब हमारे पास इसका करंट है, हमारे पास वोल्टेज नहीं है, तो अब यहाँ पर हम इसकी वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज होगी 10.5 माइनस 2.1, बिकॉज 2.1 का ड्रॉप यहाँ आ रहा है लैम्प की तरफ, तो बाकी वोल्टेज मिलेगा हमारे हीटर को। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज बन रही है 8.4, तो हमारा रेजिस्टेंस होगा 8.4 अपॉन 1.5। ठीक है, 8.4 अपॉन 1.5 हमारे पास आ रहा है 12 आ रहा है, नहीं सॉरी मैं गलत करी हूँ। हमारे पास आंसर 10.5 माइनस 2.1 आ रहा है यहाँ पर, नहीं वही तो आ रहा है, सॉरी हाँ ये आ रहा है 8.4। ठीक है, हम फिर 8.4 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, सो आंसर आ रहा है 5.6 ohms। ठीक है, हमें हीटर की अब पावर निकालनी है, P = IV। अब हमारे पास वोल्टेज है कितना है, हमारे पास करंट कितना है 1.5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से। ठीक है, हमारे पास करंट आ रहा है 12.6 वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, लॉजिक गेट्स। कंप्लीट द ट्रूथ टेबल शोन इन 9.1 फॉर एन एंड गेट। एन एंड गेट का आई थिंक सबसे ईजी निकालना होता है कि आप एंड गेट और गेट सीखें, फिर उसमें से एन एंड गेट और एन और गेट आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं, 0 अगर हमारे पास इनपुट हो तो एंड गेट में हमारे पास इनपुट होगा, एंड की लिख देती हूँ, और इसे हम एन एंड का यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमसे एन एंड का मांगा हुआ है। तो अगर 0.00 होता, हम अगर 0 और 0 होता हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास एंड में होता 0, लेकिन इसी वजह से हमारे पास एन में उसका ऑपोजिट होगा, हमारे पास होगा 1। अगर 0 1 होता तो हमारे पास क्या होता, फिर यहाँ पर हमारे पास होता है 0 एंड गेट में, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 1। वापस से हमारे पास होता है 0, यहाँ पर हम लिखते हैं 1। अगर 1 1 होता है तो एंड गेट पे हमारे पास होता है 1, लेकिन एंड गेट पे इसकी वजह से हमारे पास होगा 0। ठीक है, तो सर्किट शोन इन फिगर 9.1 contains 2 different types of gate labeled X and Y। ठीक है, तो हमारे पास 2 X गेट्स हैं और एक Y गेट है। ये हमारा X गेट है, let me just color code it so that किसी को कोई confusion ना आए। ठीक है, X गेट है 2 हमारे पास और एक Y गेट है। ठीक है, फिगर 9.1 shows a partially completed truth table for the circuit। तो हमें truth table को complete करना है। So हमें दिया हुआ A, B, C, D and E। अगर दोनों के इनपुट्स सेम है, फॉर एग्जांपल दोनों का ये इनपुट सेम है, A इनपुट है दोनों का ये, और दोनों का B इनपुट ये है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इनपुट 0 0 है तो दोनों में आउटपुट 0 0 निकल रहा है। अगर इनपुट 0 0 है तो हमारा आउटपुट भी 0 0 निकल रहा है। ठीक है, 0 निकल रहा है दोनों का, मतलब कि ये तो फिर ये एंड गेट है, ये तो फिर ये क्या गेट है, और गेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 0 और 1 है, एक में 1 निकल रहा है, 1 किस में निकल रहा है, C में। एंड और में से अगर जिसका भी 0 1 हो और आउटपुट 1 निकले, वो क्या होता है, और गेट होता है। और गेट निकल रहा है C से, मतलब ये है X, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1। अगर यहाँ पर 1 और 0 है तो मतलब कि X इज़ और गेट, और Y हमें पता है कि एंड गेट है, क्योंकि 0 0 में 0 आ रहा है और 0 1 में 0 आ रहा है, तो हमें पता है Y एंड गेट है और X और गेट है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है उससे भी यही चीज़ प्रूव हो रही है कि 1 1 में दोनों में 1 निकल रहा है, तो दोनों एंड या और गेट्स हैं। ठीक है, अब हमें E निकालना है, आउटपुट तो मैं भूल ही गई। अब हमें E निकालना है। ठीक है, तो E निकालना है हमें, तो क्या करना है, हमने पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमारे पास, हमें पता है कि X क्या है, यहाँ पर हमें पता है X और गेट है। ठीक है, तो अगर और गेट हम आउटपुट निकाल रहे हैं और गेट का यहाँ पर, क्योंकि ये E है और गेट का आउटपुट है। ठीक है, हमारे पास 0 0 हो तो और गेट में क्या निकलेगा, हमारे पास 0 0 हो तो और गेट में हमारे पास निकलेगा 0 0 1 हो तो और गेट में निकलेगा 1
0 1 हो तो वापस और गेट में निकलेगा 1, 1 1 में और गेट में निकलेगा 1। आपको अपने टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास एन और, ठीक है, इन सब के आपको याद होने चाहिए। रिंग योर आंसर फ्रॉम द लिस्ट। गेट वाई हमने पहले ही निकाल दिया था कि इट्स एन एंड गेट, ठीक है। अब ये हमने निकालना है। There is a current of 3 amperes in a copper wire. Calculate how many electrons pass through the copper wire every 60 seconds. How many electrons? The charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. अब हमें जो ना हमें हमारा करंट दिया हुआ है, एक ऑब्वियसली एक कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, हमें अपना टाइम दिया हुआ है और हमें बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। हमें बताना है कि इतने टाइम में जो इतना करंट पास कर रहा है कॉपर वायर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ रही है आपको? तो पहले तो हमारे के दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल्स टू IT, मतलब कि टोटल चार्ज कितनी प्रोड्यूस हो रही है इस वायर में, ठीक है। पहले हम वायर की टोटल चार्ज निकालते हैं। तो हमारे पास करंट है 3 और आंसर टाइम है कितना हमारे पास 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो Q क्या निकल रहा है, एक मिनट, आउच, ऑल्दो आई नो ये 180 होगा बट मैं कैलकुलेटर में क्यों डाल रही थी, क्योंकि आई डाउट माई सेल्फ, दैट्स वाई। तो हमें पता है 3 × 60 हमारे पास होगा 180 कूलम्स, ठीक है। और हमारे पास है टोटल चार्ज, ठीक है, ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रहा है आपको, ताकि हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारे पास 180 कूलम्स, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लिखेंगे 180, ठीक है, हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास 1.7 into 10 to the power 21. That's a lot of electrons, ठीक है। किसी को अगर समझ में इसको सही तरह लिख देती हूँ, 10 to the power 21. Okay, next, number 10. Figure 10.1 shows a vacuum tube with a radioactive source. The radioactive source emits alpha particles, beta particles, and gamma rays. There is a very strong magnetic field between the N pole and the south pole of the magnet. ठीक है, अब हमें बताना है the lead cylinder has a narrow hole. State and explain the effect of the lead cylinder has a narrow hole. State and explain the effect of lead cylinder. सबको पता है कि जो परमिएबिलिटी की आती है उसमें अल्फ़ा रेस की सबसे परमिएबिलिटी क्या है, कम है, और गैमा रेस की सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर लेड की बात की जाए तो गैमा रेस उससे भी पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास लेड का सिलेंडर रखा हुआ है हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स के सामने, और उसमें एक होल है। इससे क्या होगा कि कोई भी रेस जो ना यूँ नहीं आ सकेगी, बाहर नहीं आ सकेगी। रेस की सिर्फ एक स्पेसिफिक बीम होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ आ रहा है? तो यही हमारा एक्चुअल रीज़न होगा। हम इसको वर्ड किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे स्ट्रेट रेडिएशन इन अ नैरो स्ट्रेट बीम, रेडिएशन in a narrow straight beam, ठीक है। Describes the path of the alpha particles, beta particles and gamma rays as they pass through the magnetic field. ये तो सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वही पार्टिकल्स अफेक्टेड होते हैं जिनके ऊपर नंबर 1 एक चार्ज होता है, एक नंबर लिख देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वही पास होते हैं जिसमें नंबर 1 एक चार्ज होता है, नंबर 2 देयर मूविंग। तो मूविंग तो ये लोग सब हैं यहाँ पर, लेकिन चार्ज किस में नहीं है, गैमा रेज में, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली इट्स न्यूट्रल। तो गैमा रेज में हम बोलेंगे, पहले गैमा रेज का ही लिख देते हैं, ठीक है। गैमा रेज में हमारे पास डायरेक्शन दैट विल डिफ्लेक्ट इन वो भी नन। वाई? बिकॉज गैमा रेज इज अनचार्ज्ड, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, अनचार्ज्ड लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं न्यूट्रल, पे हम लिखेंगे ये सही है, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के हमें डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे।
इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना लेफ़्ट हैंड रूल, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो मिडिल फिंगर है उससे आपका करंट का डायरेक्शन पता चलता है, जो आपकी मिडिल फिंगर है उससे आपका करंट का डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और आपका थंब है उसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो हम लिख देंगे फोर्स, या ऑब्वियसली इसमें खुद ही मूव कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस होगा इसमें। तो हम करते हैं इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारी, इसके लिए आपको पता है ना कि अगर इंड्यूस करंट की बात हो रही थी, हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास ऑलरेडी ये लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर करंट होगा इंड्यूस्ड। मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई थी कि इंड्यूस करंट में हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अगर करंट नहीं हो और फोर्स इंड्यूस हो रही हो तो उसमें लेफ्ट हैंड रूल से करें, ठीक है। तो इसमें भी एग्जैक्ट यही चीज़ है, आपका इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर से आपका इंड्यूस्ड करंट है, और एफ से आपकी मूवमेंट या तो फिर फोर्स है। फिर हमारे पास बाकी कितनी उंगलियाँ होती हैं, 2 उंगलियाँ, 3 की बनानी, खैर बड़ा खूबसूरत हाथ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास हमारा एफ है, मतलब जो आपकी फोर्स या आपकी मूवमेंट है, यहाँ पर हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आप राइट हैंड यूज़ करें, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे की तरफ आ रही हो और आपकी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही हो, तो आपका करंट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, आपका करंट, ठीक है, जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली, करंट प्रोड्यूस हो रहा है आउट ऑफ द पेज, करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास आउट ऑफ द पेज। अब सबको पता है कि हमारे पास अगर कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, कन्वेंशनल करंट, तो सबको पता है कि उसमें सोचा जाता है कि पॉजिटिव मूव्स, मतलब कि उसमें सोचा जाता है कि हमारे पास प्रोटॉन मूव करता है, विच इज़ नॉट ट्रू, इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट में, लेकिन कन्वेंशनल करंट में हमारे पास यही सोचा जाता है। तो पॉजिटिव जो ना मूव करता है करंट इसकी डायरेक्शन में, जैसे ये करंट की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव इस तरफ मूव करता है और नेगेटिव इस तरफ मूव करता है इन कन्वेंशनल करंट। अब हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन है आउटसाइड ऑफ द पेज, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की पोजीशन विद डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे इसकी डिफ्लेक्शन होगी आउट ऑफ पेज, एंड इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन as current, ठीक है, because it's positive। तो इसकी वजह से हमें देखा कि इसकी सेम डायरेक्शन होगी एज करंट, और नेगेटिव पार्टिकल्स की ऑपोजिट होगी। तो बीटा पार्टिकल्स की होगी क्या, इनटू द पेज, ठीक है, करंट इज इनटू द पेज, बीटा पार्टिकल्स होंगे इनटू द पेज, या तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑपोजिट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बिकॉज बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिव, या तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्जेस फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन टू करंट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज आपने ये डायरेक्शन करेक्ट बताई हुई हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टुडे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।